ओके हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कार्डियक साइकिल के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में कि हार्ट में कितना परसेंट ब्लड आर्टरिया से आ रहा है, कितना अमाउंट वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से कितने अमाउंट ब्लड बॉडी में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखा था। अच्छा, ये जो हार्ट का पंपिंग होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि भाई किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये फैन है तो फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बाइक चलाते हो तो बाइक को चलने के लिए क्या चाहिए था, पेट्रोल चाहिए। वैसे ही हार्ट आपका जो है उसको भी पंप करना है 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स, तो उसके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई इम्पल्सेस चाहिए और वो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। आपको कई बार बता चुके हम लोग कि SAN साइनो आर्टिकुलर नोड प्रोड्यूस करता है। कैसे करता था वो, AVN को देता है, AVN बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर को, इन सब चीजों को हमने देख लिया था। क्या ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्या इस जो करंट है इसको कलेक्ट किया जा सकता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, जिसको हम एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं ECG। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारा ECG जो है, ECG ये होता क्या है। देखिए ECG एक मशीन का नाम है। ECG किसका नाम है बच्चों? एक मशीन का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? वो आपने देखा होगा कभी भी किसी को भी अगर आपने सुना होगा ECG होता है, या आपका भी अगर कभी ECG हुआ होगा आपके घर में किसी का, तो देखा होगा कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक कई सारे लीड्स लगा दिए जाते हैं पेशेंट के एंकल्स पे, चेस्ट पे, इन सब चीज़ों पे। तो वो जो लीड्स होते हैं, तो उस लीड्स के थ्रू जो आपका ECG हार्ट करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, आपका SAN करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ये ECG एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ECG बोलते हैं। क्लियर है? तो जो मोनेटाइजिंग मशीन होगा, डोंट बी कंफ्यूज, देखिए मोनेटाइजिंग मशीन जो होता है जिसमें कई सारे लीड्स लगे हुए रहते हैं, वो लीड्स जो है आपके चेस्ट पे लगा दी जाती हैं, आपके एंकल्स पे लगा दी जाते हैं। कई बार वहां पर लीड्स जो है सही से प्रॉपर मेल के केसेस में काम नहीं करता है, तो लाइक ड्यू टू द चेस्ट हेयर, तो वहां पर चेस्ट हेयर को सेव करके वहां पर कई सारे जेलीज लगा करके उस लीड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव वे में एक मोनेटाइजिंग मशीन के अंदर दिखाया जाता है। तो जो ग्राफिकल मोनेटाइजिंग मशीन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव दिखाया जा रहा है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भी ECG बोलेंगे बच्चों, ECG, लेकिन वो होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या समझे? द मोनेटाइजिंग मशीन which represent the graphical representation of electric impulse is called as electrocardiograph। वो जो पूरा मशीन होता है जिसके अंदर आपको सारी चीजें दिखाई देगी, वो मशीन क्या कहलाएगा? ECG कहलाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाएगा। ग्राफ याद रखिएगा। अच्छा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of electric impulse in a monetizing machine is called as electrocardiogram। तो लिख लीजिएगा बच्चों, the graphical representation of electric impulse in a monetizing machine is called as क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? द मोनेटाइजिंग मशीन के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
किस चीजों का? इलेक्ट्रिक इम्पल्स का उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उस मशीन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है, उल्टा कर देते हैं कि जो ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है उसको कह देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं, वो मशीन का नाम है। दैट मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उसको हमारा आप क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, ठीक है। जिसमें कई जगहों पर आपके बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, आपके एंकल्स के ऊपर लीड्स लगा दिए जाते हैं। अब देखिए, अब लीड्स का नाम भी होता है, कई सारे लीड्स का। जब आप आइएगा क्लास 11th में, नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वहां पर लीड्स के नाम भी बताए जाएंगे। अभी मैं उन चक्करों में नहीं जा रहा कि कौन लीड्स को क्या कहते हैं। चेस्ट लीड्स का अलग नाम होता है, एंकल लीड्स का अलग नाम होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्लास 11th में आप लोग आइएगा तो, ठीक है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 5 वेव देखने के लिए मिलता है, जो कि एक नेमिंग के थ्रू दिया रहता है, जिसके अंदर आता है बेटा P, Q, R, S और T वेव। क्या क्या आते हैं बेटा? P, Q, R, S, T, ये वेव के नाम है। अच्छा, याद रखिएगा इसमें P फॉर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना, कि P का कोई फुल फॉर्म होगा, Q, R, S का कोई फॉर्म होगा, T का कोई फॉर्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये चीजें? P वेव का कोई नाम नहीं है, बस P वेव उसको दिया जाता है, Q, R, X होता है और एक T वेव। इसमें हम लोग 3 तरीकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक लेवल पे हम बताते हैं कि कैसे कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, कभी भी मोनेटाइजिंग मशीन में आप जाएंगे देखेंगे तो वहां पर उस मोनेटाइजिंग मशीन में इंसानों के एंकल्स पे, चेस्ट पे लगे रहते हैं लीड्स, और वो मशीन पीप 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 इस तरीके का बीप करता रहेगा, बीप साउंड प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। साथ साथ जरा सा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा बच्चों। जिसमें कुछ इस तरीके का आपको 5 वेव आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट अपवार्ड जो होता है बेटा वो कहलाता है पी वेव। क्या कहलाता है बेटा? पी वेव कहलाता है। सेकेंड, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता हुआ आएगा जिसको हम कहेंगे क्यू, आर, एस और टी। याद रखिएगा क्या कौन कौन से वेव आएंगे बेटा? पी, क्यू, आर, एक्स, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और टी आएगा। क्लियर है? आपको उस मोनेटाइजिंग मशीन में अगर आप कभी देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ चल रहा होता है। देखिए, वो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप कार्डियोलॉजिस्ट या आप ईसीजी को सही से समझेंगे तो वहां पर आएगा। अभी आपको छोटे लेवल पे, क्लास 10th लेवल पे कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है उस मोनेटाइजिंग मशीन के अंदर? क्या है बेटा आपका? 5 ये आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन कौन से? अल्फाबेटिकली पी, क्यू, आर, एस अलग है ये तीनों, और टी अलग है, ठीक है ना। पी वेव किसको कब होगा? पी वेव का अपवार्ड कब होगा? ये चीजें समझ लीजिएगा। पी वेव जो आएगा, याद रखिएगा, पी वेव जो होगा वो होगा आर्ट्रिया के डिपोलराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? व्हेन द आर्ट्रिया डिपोलराइज्ड, जब आर्ट्रिया का डिपोलराइजेशन होगा तो पी वेव डेवलप होगा। क्या कहलाएगा बेटा? आर्ट्रिया डिपोलराइज्ड होगा, डिपोलराइज्ड होगा, तो उस दरमियान क्या डेवलप होगा बच्चों? आपका पी वेव डेवलप होगा। क्लियर है? अब दूसरा आपका आएगा बेटा क्यू, आर, एस वेव। ये जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइज्ड होगा तो उस दरमियान आपका क्या आएगा बच्चों? क्यू, आर, एक्स कॉम्प्लेक्स आएगा। वेंट्रिकल जब डिपोलराइज्ड होगा तो उस दरमियान आपका क्या डेवलप होगा बच्चों? क्यू, आर, एक्स कॉम्प्लेक्स आएगा। क्लियर? ओके। और जब टी वेव डेवलप होगा तो वो कब होगा? जब वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड होगा। टी वेव कब डेवलप होगा? जब वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड होगा। जब वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड होगा तब क्या आएगा बेटा? टी वेव डेवलप होगा। क्लियर है? जैसे आप समझिए यहां पर कि ये आपका बच्चों SAN
ये आपका AVN, SAN और AVN आपस में कनेक्टेड, ठीक है। ये आपका क्या है SAN साइनो आर्टरियल नोड, SAN है। ये आपका क्या है बच्चों AVN है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये आपस में पुरकिंज बंडल ऑफ हिस, ये आपका क्या बच्चों बंडल ऑफ हिस, और इस बंडल ऑफ हिस के अंदर बच्चों पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो जब SAN से करंट प्रोड्यूस होगा तो T वेव P वेव डेवलप होगा। क्या होगा SAN ने जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट किया वैसे ही क्या आएगा बेटा P वेव अपवार्ड होगा। तो P वेव अपवार्ड हो गया बेटा। तो P वेव अपवार्ड हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया कि आर्टरिया जो है वो डीपोलराइज्ड होगा। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए भाई, अब SAN से करंट आया कहां AVN में आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड में, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया बच्चों, ठीक है बेटा। तो SAN ने करंट प्रोड्यूस किया, करंट के प्रोड्यूस करते ही यहां इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में P वेव में क्या होगा अपवार्ड होगा, और उस अपवार्ड को कहेंगे आर्टरिया डिपोलराइजेशन। तो आर्टरिया जब भी डिपोलराइज्ड होगा क्या डेवलप होगा, कौन सा वेव आएगा P वेव आएगा। क्लियर। चलिए बेटा, अब SAN ने करंट दे दिया AVN को, AVN से करंट आ गया पुरकिंजे बंडल ऑफ हिस, ये आपका क्या है बेटा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से यहां परकिंजे फाइबर, कहा आ गया परकिंजे फाइबर, ठीक है बेटा। तो इस बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में आया और परकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल को क्या करेगा, तो वेंट्रिकुलर का जब डिपोलराइजेशन होगा तो उस दरमियान वेव डेवलप होगा QRS। क्लियर है। अच्छा, वेंट्रिकुलर जब डिपोलराइज्ड हुआ है तो वो रिपोलराइज्ड भी होगा। तो जब रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा तो उस दरमियान T वेव डेवलप होगा, याद रखिएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बातें। P वेव किसको आर्टरिया डिपोलराइजेशन कराएगा, QRS किसको कराएगा वेंट्रिकुलर डिपोलराइज्ड कराएगा, T वेव में क्या होगा बच्चों वेंट्रिकुलर रिपोलराइज्ड होगा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें से कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं कि P वेव द फर्स्ट अपवार्ड वेव इज, तो द फर्स्ट अपवार्ड P वेव इज कॉल्ड एज P। समझ में आ रही बातें। सबसे पहला अपवार्ड वेव देखिए कौन सा है बेटा P वेव का है। तो याद रखिएगा द फर्स्ट अपवार्ड वेव इन अ ECG इज P। क्लियर है। अच्छा, सबसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें किसका होगा बेटा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे तो वो किसका है बेटा R का है। तो एक पहला यहां पर लिख लीजिएगा, ये P क्या है बेटा फर्स्ट अपवार्ड, ठीक है ना, वेव इन ECG, ECG के अंदर फर्स्ट अपवार्ड वेव कौन सा है बच्चों P है। क्लियर। अब दूसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका है बच्चों R वेव का है। R फॉर कुछ है नहीं, R फॉर कोई फुल फॉर्म नहीं है कि R फॉर दैट P फॉर दैट, याद रखिएगा ये चीजें। तो R का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, डीपोलराइजेशन किसके होगा वेंट्रिकुलर का, जब रिपोलराइजेशन होगा तो उस दरमियान क्या होगा बेटा T वेव डेवलप होगा। अच्छा, ये फिर आगे यहां पर से अब आगे देखेंगे तो फिर वापस यहां से क्या होगा बच्चों, यहां पर से आगे आएंगे अगर हम, तो यहां पर से आगे फिर P वेव, फिर यहां से ऊपर इस तरीके से QRS और फिर T, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलता रहेगा। हमने जो यहां तक वाला लिया अगर हम इसको भूल जाएं तो ये एक बार का है, एक बार आर्टरिया का डिपोलराइज्ड है, एक बार वेंट्रिकुलर का डिपोलराइज्ड है और वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसमें कंटिन्यूअसली ये मशीन एक साउंड के साथ चलता रहता है जिसको कहते हैं पिप। इस तरीके से पिप पिप की साउंड चलती रहेगी कंटिन्यू। जब कभी इससे नोड काम करना बंद कर देगा
जब कभी इससे नोड क्या होगा बच्चों कि अगर काम करना क्या करता है बच्चों, बंद करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये मोनेटाइजिंग मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तेजी से ये साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मतलब इस तरीके से साउंड आने लगेगा, पीप, बहुत तेजी, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी ये साउंड को प्रोड्यूस करने लगेगा और अचानक से पी इस तरीके के साउंड को प्रोड्यूस करने लगेगा डॉक्टर के इंडिकेशन के लिए, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कई बार आर्टिफिशियल शॉक देना पड़ता है। जब ऐसे नोड काम करना सही से नहीं शुरू करता है, काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट नहीं करता है, तो उसको आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा ताकि डॉक्टर को कन्वे हो जाए। अच्छा, ऐसे केसेस में टी वेव क्या होने लगते हैं बेटा, फ्लैट होने लगते हैं। तो अगर टी वेव बिकम फ्लैट, टी वेव अगर क्या होता है बेटा, बिकम फ्लैट होते हैं, याद रखिएगा, अगर टी वेव क्या होता है बेटा, फ्लैट होता है, मतलब ये वेव का, टी वेव का अपवार्ड नहीं होता, टी वेव जो है वो सीधा फ्लैट होने लगता है, तो इसका मतलब आपका ईसीजी सही से काम नहीं कर रहा है, सॉरी आपका पेसमेकर सही से काम नहीं कर रहा और वो इंसान क्या होने लगेगा, फ्लैट। मतलब उसका, अब जाहिर सी बात है, हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड का सप्लाई होगा बॉडी में, नहीं होगा। तो हार्ट ही ऑर्गन अगर काम करना बंद कर दे तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और ऐसे में साउंड पी करते हुए टी वेव बिकम फ्लैट हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हमने बता दिया किस चीजों का बेटा, ईसीजी का बता दिया। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर बचा हुआ जो कि हमें क्लास 11th में पढ़ना है कि पी वेव में अगर इलार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, टी वेव अगर पार्ट होगा तो क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी 10th में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, तो हमने आपको ईसीजी बता दिया पूरा आपके लेवल पे लगभग, ठीक है। तो अब इनसे जितने भी सवाल हैं आप वो सारे सवाल को कीजिए। यहां पर आपका ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका, जिसके अंदर हमने क्या देखा, ब्लड के कंपोजिशन को देखा है बेटा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा पूरा का पूरा, कैसे सप्लाई करता है, कैसे ब्लड आता है, ये सारी चीजों को हमने देख लिया। अब इस चैप्टर को आप क्या कीजिए, सारे लेक्चर्स को देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे लेक्चर, जिन्होंने अब तक पूरे लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1 से लेकर के ये लेक्चर जितने भी वहां पर प्लेलिस्ट में 7 होंगे लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 7 होगा। सारे लेक्चर को आप एक एक करके देखिए, शुरुआत से, बीच से मत देखिए, ठीक है ना। शुरुआत से 1, 2 से देखना शुरू कीजिए, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद आप जो भी बुक आपके पास हो, चाहे वो रिफ्रेशर कोई भी बुक हो, आपको कहीं के भी क्वेश्चन हो क्लास 10th लेवल के, उनको सॉल्व कीजिए। अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के आकर के वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, बल्कि आप यहाँ YouTube पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, उसको आप हमें क्या कीजिए, पूछिए। होपफुली हम पूरा का पूरा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि लेक्चर देखने के बाद आपको वो सवाल में डाउट रहेगा, ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे जो आपको रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा, आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। तो अगला चैप्टर आप लोग पढ़ करके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में तैयार होकर के आइएगा। आप लोगों का वर्क दे रहा हूं कि एटलीस्ट एनसीईआरटी से आप लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल को जरूर पढ़ के आइए, ताकि हम जब यहाँ उस चीज़ों को क्लास में डिस्कस कर रहे हो तो आपको आसानी हो समझने में, फिर जा करके उसको पढ़िए। देखिए, पढ़ाई करने की कुछ स्ट्रैटेजी रखिए आप लोग। स्ट्रैटेजी क्या रखिए बेटा, कि पहले आप जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर को, तो आप रिप्रोडक्शन को पढ़ करके आइए, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन को यहाँ क्लास में हम लोग देखेंगे, वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सी बात है डाउट होगा आपको, वो क्लियर कीजिए उसको। उसके बाद आप जाकर के फिर उन चीजों को दोबारा घर पे पढ़िए, ठीक है। जो भी अब डाउट डेवलप हो उसको आप पूछिए। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए, पहले कुछ पढ़ के आइए आप अपना, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, एस्चांत कर रहे हो, दिनेश कर रहे हो, ठीक है ना, कॉर्डोवा कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है ना। तो जो भी आप कर रहे हो, देखिए एनसीईआरटी वेल कोडेड है, हर एक लाइन में, हर एक कोड में उसके सवाल छिपा हुआ है, तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी आप देखेंगे तो नीट लेवल पे, आपके 10th लेवल पे क्या है, नीट लेवल पे सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बायोलॉजी में खास तौर पे। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन आप फिर भी रिफ्रेशर बुक का पढ़ना चाहते हो
तो वो पढ़िए। हमारे लेक्चर जो भी अटेंड कीजिएगा उससे, चाहे वो कोई भी बुक आप उठा लीजिए, दिनेश, कॉर्डोवा, क्या कहते हैं, एस चांद, कोई भी बुक उठा लेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सारे टॉपिक को एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक हम डिटेल में देख रहे हैं, तो सारे टॉपिक को आप क्लियर कीजिए उससे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्लास लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर जाकर के आप एनसीईआरटी का डाउट सारे क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप कोई रिफ्रेशर बुक को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन सारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड